चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, महावीर की तपस्या हूँ और बुद्ध का अवतार हूँ। हाँ, मैं बिहार हूँ। चंद पंक्तियां बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती है। बुद्ध की प्राचीन भूमि बिहार ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल देखा है। यह वही भूमि है जहां प्रथम गणतंत्र के बीज बोए गए थे और जिसने लोकतंत्र की पहली फसल पैदा की थी। बिहार की ऐसी उर्वर मिट्टी है जिसने असंख्य बुद्धिजीवियों को जन्म दिया, जो न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। 22 मार्च 2023 को बिहार 111 वर्ष का हो गया। इस बाबत आज पूरे सूबे में बिहार दिवस मनाया गया। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में युवा शक्ति बिहार की प्रगति की थीम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉल का अवलोकन किया। उसके बाद कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले किलकारी के बच्चों के द्वारा बिहार राज्य गीत की प्रस्तुति हुई। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन एवं नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। बिहार दिवस का मुख्य आकर्षण पूरे सैंडिस कंपाउंड मैदान में लगे एक से एक स्टॉल रहे। यहाँ विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के द्वारा कई विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं कई सरकारी भवनों को रंगीन रोशनी से सजाया गया है एवं कई स्कूल कॉलेज में बिहार दिवस को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और बिहार दिवस को गौरवान्वित किया और अपने बिहार की गौरव गाथा को जाना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के अलावे एसडीओ, डीडीसी, एसडीएम, सिटी डीएसपी तथा कई गण्यमान्य पदाधिकारी एवं सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। सभी जिलावासियों को बिहार दिवस की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख रहे हैं कि बिहार दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम का आयोजन है वो इस वर्ष हम लोग सैंडिस कंपाउंड में करा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि इस बार मैक्सिमम जो है वो हम लोग मौका दें स्थानीय कलाकारों को, स्कूल के बच्चों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हो या अन्य सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रस्तुतिकरण दिया है और ये कार्यक्रम आज भी चलेगा और कल भी जो है इस कार्यक्रम को जो है संपन्न कराया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक सूचनाएं उपलब्ध हैं। सैंडिस कंपाउंड में जो भी लोग, युवा युवतियाँ घूमने आएंगे तो उन स्टॉल्स को देख करके काफ़ी कुछ सीख और समझ सकते हैं और जो ये कार्यक्रम चलेगा उसका भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। भागलपुर नगर निगम हर दिन नए मुद्दों के लिए प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। कभी सफाई कर्मी तो कभी पार्षद तो कभी आम जनता नगर निगम में प्रदर्शन करते दिखते हैं, लेकिन आज का मामला कुछ अलग है। भागलपुर के वार्ड पार्षद ने भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश सागर को भ्रष्ट बताया है और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग भी की है। मामला वार्ड नंबर 42 अलीगंज महेशपुर का है, जहां के वार्ड पार्षद सरजुग प्रसाद शाह हैं। उन्होंने साफ तौर पर भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश सागर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जब से नगर आयुक्त योगेश सागर आए हैं तब से सिर्फ घोटाला ही घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक नाला की उड़ाई में ही 1,75,00,000 रुपए का बंदर बांट किया गया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि 40% नगर आयुक्त अपने खाते में रखते हैं और 60% ठेकेदार को दिया जाता है, जिसके चलते हर जगह काम ना होकर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी को नगर आयुक्त ने शहर की सफाई का कार्य दे दिया है। वहीं साफ तौर पर सरजुग शाह ने मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जल्द से जल्द जांच हो, क्योंकि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। साथ उन्होंने ईडी और सीबीआई से भी उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। देखिए, सबसे पहला बात है, ये नगर निगम में जब से नगर आयुक्त आए हैं तो सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। 1,75,00,000 रुपया का जो है बंदर बांट हुआ नाला का हुआ है। 40% जो है
निगम प्रशासन लिया और 60% ठेकेदार लिया। ये दो समस्या है। अभी जो है आपका जो है 14वां बीज, 15वां बीज, 16वां बीज का जो है ये काम करवा लिया। आंतरिक संसाधन से जो है ये रुपया दे दिया। किसके आदेश से आंतरिक संसाधन से जो रुपया दिया गया है, हमें अवगत कराइएगा ना भाई, कि जो आंतरिक संसाधन का रुपया आप क्यों मतलब ठेकेदार को दे रहे हैं। 8%, 10%, 12%, 16% तक का जो है कमीशन ले लेकर के नगर आयोग भ्रष्ट आकर के जो है बैठा हुआ है और सबसे काम करवा रहा है। अभी जो है आपका ये जो प्राइवेट कंपनी को जो दिया जा रहा है, जैसा सुनने में आया है, लगभग 40 से 50 लाख रुपया लेकर के जो है प्राइवेट कंपनी को, एनजीओ को दिया गया है। सफाई कर्मी में भी वही परेशानी है। जलकर विभाग जो था, आज से जो प्रिया प्रदर्शनी जो थी, उस समय उन्होंने सबको बैठा दिया था, लेकिन ये नगर आयोग डॉक्टर योगेश कुमार सागर जो आए हैं, इस सभी को बहाल कर रखे हुए हैं, मोटा मोटा रकम लेकर के। इससे साफ जाहिर होता है आय से अधिक संपत्ति में इन लोग का जो है जांच कराया जाए और सीबीआई से भी जांच कराया जाए। बहुत ऐसे हैं, मान लीजिए डीएम साहब को दिए, प्रमंडल आयोग को दिए, नगर आयोग को दिए, इसके बाद निगरानी ब्यूरो को भी दिए हैं। इसका जो है संपत्ति का जांच कराया जाए। हुजूर, मेरा यही निवेदन है। 7 से 8 करोड़ का जो घोटाला है पूरे नगर निगम में, हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आवेदन तो पहले दिए भी हैं, इसके बाद ये आपको भी हम दे रहे हैं सर, बाइक भी दे रहे हैं। मेरा नाम सरजू प्रसाद साहब, वार्ड 42 का पार्षद। बिहार के सबसे बड़े और चर्चित घोटाले में भागलपुर के सृजन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने घोटाले के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया घोटाले की किंग पिन मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और रजनी प्रिया को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके बाद तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। दरअसल बहुचर्चित सृजन घोटाले में कुल 27 आरोपी शामिल है, जिसमें से 12 बेऊर जेल में बंद है, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं केपी रमैया समेत 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल इस घोटाले की कहानी भी दिलचस्प है। साल 2017 के अगस्त माह में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमारे का साइन किया हुआ चेक बैंक से वापस कर दिया गया था। इसके पीछे बैंक ने तर्क दिया कि खाते में पर्याप्त रकम नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी हैरान हो गए और मामले की तह तक जाने के लिए एक जांच कमेटी बैठा दी, जिसके बाद परत दर परत खुलती गई और घोटाले की कहानी सामने आती गई। जांच में पता चला कि कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में ना जाकर वहां से निकलकर सृजन महिला विकास आयोग समिति नाम की एनजीओ के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। फिर एनजीओ के कर्ता धर्ता, जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी पैसे को इधर उधर कर देते थे। तब जाकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से 16 मार्च गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें घोटाले में शामिल सृजन के फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह को सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम के द्वारा सुबह उनके घर शांति नगर सबौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार उमेश पर आरोप है कि सृजन घोटाले के दौरान चेक को इधर से उधर करने में इसकी बड़ी भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक नाबालिग 8 वर्ष की लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर लिया था। उसके बाद उसे अपने हवस का शिकार बनाया और कुछ दिन बाद अनुसंधान के क्रम में वो लड़की बेगूसराय से मिली। उसने आपबीती बताई और यह केस पॉक्सो में चल रहा था। आज वह केस सजा के बिंदु पर थी, जिसमें विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के पन्ना लाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में मोहम्मद कुर्बान को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपये जुर्माना भी देने की बात कही। नाबालिग बच्ची काफी डरी और सहमी थी। उनके परिजन भी काफी डरे सहमे थे। हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई, जिसमें 5 गवाह गुजरे थे। सबों ने इस बात का समर्थन किया था। यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी जय किशन मंडल ने दी। आज एक केस था सजा के बिंदु पे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री पन्ना लाल सर के यहाँ जो
सजा के बिंदु पर थी। 2018 में सबौर थाना में एक केस दर्ज हुआ था नाबालिग बच्ची के अपहरण का। बाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे उपलब्ध किया गया बेगूसराय से, और उसके साथ बलात्कार की भी बात हुई थी। बच्ची ने आके न्यायालय में और बच्ची के संबंधी भी इस बात का समर्थन किए पूर्ण रूप से कि नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए थे, और इसी मामले में आज जो है उस सज़ा के बिंदु पर थी। उसे पॉक्सो की धारा 4 में 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा दी गई है, और किडनैप करने के लिए भी अलग अलग जो भी धाराएं थे सभी में उसको सज़ा दी गई है, और 1 लाख रुपया आर्थिक दंड भी लगाया गया है। और इसमें कुल 5 PWs की गवाही हुए थे। सभी लोगों ने आके घटना के बारे में बताए थे। स्कूल ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी बच्ची। इसी क्रम में ये मोहम्मद कुर्बान जो है यहाँ से किडनैप किए थे और ले जाके इसके साथ बलात्कार वार किए थे, जिसे बाद में पुलिस अधिकारी के द्वारा बेगूसराय से इसे उपलब्ध कराया गया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वही जब सूखी हलक को एक बूंद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हर घर नल का जल और पानी के लिए जद्दोजहद से छुटकारा। कुछ ऐसी ही बातें अखबारों और टीवी चैनलों के विज्ञापन में तो ठीक है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत दावों से काफी अलग प्रतीत हो रही है। सड़क किनारे प्लास्टिक के केन और छोटे बड़े बर्तनों में पानी जमा करते ये लोग पानी सप्लाई के लिए लगाए गए पाइप की जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद के पियाऊ जल का इंतजाम करने में पूरी दिल्लगी से जुटे हुए हैं। यह दृश्य भागलपुर से दुमका जाने वाले मुख्य सड़क का है, जहां टूटा पुल के पास पानी का पाइप लीकेज है। वहीं यह लीकेज आसपास के कई लोगों के सूखे हलक को भी शांत कर रहा है। उसी लीकेज से पीने के लिए पानी ले रहे हैं। जमीन फुलवरिया गांव के रंजीत कुमार दुबे ने बताया कि उनके घर में 7 निश्चय योजना के तहत पियाऊ जल की व्यवस्था की गई, लेकिन टंकी नहीं होने से नियमित तौर पर पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि यह मुख्य सड़क होते हुए पुरैनी की ओर पानी की सप्लाई की गई है, उसी लीकेज से वो पानी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि डर है अगर मामला संज्ञान में आ गया तो लीकेज बंद हो जाएगा, फिर वो लोग पानी कहां से लेंगे। उन्होंने जल्द अपने गांव में पानी की मुकम्मल व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। रंजीत दुबे की माने तो इस सड़क पार कर लीकेज से पानी लेने के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन लोग आखिर करे भी तो क्या। बात हलक की प्यास बुझाने की है तो इंतजाम तो खुद करना ही होगा। दोगच्छी की रहने वाली सरकार के रवैये से नाखुश आक्रोशित महिला गुलशन मंसूरी ने कहा कि हम लोगों को पानी पीने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, किसी तरह जीवन यापन कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोगों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा गांव में सबके घर में पानी के पाइप का कनेक्शन लगवा तो दिया, लेकिन टोटी में अभी तक पानी नदारद है। मंसूरी टोला के रहने वाले चाय विक्रेता बबलू राय ने कहा कि हमारे गांव में पीने लायक पानी नहीं आ रहा है, यहीं से पानी ले जाकर पीता हूं और इसी पानी से चाय बनाकर बेचता हूं, जिससे अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं। अगर यह भी बंद हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे। बहुत ही परेशानी है। आए दिन गर्मी जैसे जैसे बढ़ रहा है, पूरे गांव को पानी का बहुत ही मारामारी है। लोग 1 किलोमीटर चलकर रोड पर आकर जो है पानी लेने के लिए मजबूर है। गांव में जल नल सुविधा का कोई व्यवस्था नहीं है, सारा वो व्यवस्था पड़ा हुआ है। हर आदमी रोड पर आने के लिए मजबूर है। या तो टापुल तो सप्लाई पानी पीने के लिए आप लोगों को नहीं मिला है? कोई व्यवस्था नहीं है बेटा। मुखिया जी लोग जो बोरिंग कराए थे सप्लाई पानी के लिए जो कुछ नहीं, खाली पाइप गाड़ी पानी कोई व्यवस्था नहीं। एक दिन चलता है, 2 दिन नहीं चलता है। पानी भी बढ़िया है, पानी भी बढ़िया है। तो ये पानी यहाँ का ही पानी सब यूज करते हैं आप लोग? हाँ, यहीं से चाय वो बेचते हैं, भर के ठोपा पीता है। यहाँ दुकान है, झोपड़ी से यहीं से पीते हैं, खाते हैं, सब यहीं पानी से। भागलपुर में इन्फ्लुएंजा और चेचक रोग तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। हर अस्पताल में इस रोग के मरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको लेकर आज भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह कोरोना के समय हम लोग दूरी बनाकर और मास्क का उपयोग कर रहे थे, बार बार हाथ धोते थे,
अभी भी इस रोग से बचाव के लिए इसकी जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि फर्नीचर और खिलौने जैसी सतहों और वस्तुओं को साफ रखने के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग करें। खांसते और छींकते समय अपना मुंह ढकने से संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। साथ उन्होंने बताया कि बिना धुले हाथों से मुंह, नाक या आंखों को छूने से परहेज करें। साथ ही साथ हर रात कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद ली। इन सब उपायों को अपनाकर इस रोग से बचाव किया जा सकता है। अभी तो आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, लेकिन संयोग से इन्फ्लुएंजा जो है वो थोड़ा हल्का बीमारी होता है, किसी किसी में ज़्यादा कर देता है। लेकिन अभी हाल के दिनों में बच्चों में चिकन पॉक्स की अधिकता देखी जा रही है और बहुत जगह से बच्चे आ रहे हैं। और इसमें चिकन पॉक्स में जैसा कि आप जानते होंगे फफोले जैसा गोल गोल दाने होते हैं जगह जगह, शरीर के विभिन्न भागों में बुखार आता है, इचिंग होता है। तो नॉर्मली ये वायरल इन्फेक्शन है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, दवा एंटीबायोटिक वगैरह ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा होने पर इसमें एंटीवायरल दवा का देने की ज़रूरत पड़ता है, जो उचित डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दूसरे तरफ इससे कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है और निमोनिया भी हो सकता है। तो इस तरह का परेशानी कुछ ऐसा दिखे कि सर दर्द बहुत ज़्यादा हो या बच्चा बेहोश जैसा हो या सांस फूले तो डॉक्टर से संपर्क करें। बचने का जहाँ तक बात है, इसमें बचने का तरीका है कि आप दूसरे बच्चे को दूर में रखें, दूसरे बच्चे को नहीं फैले। तो कभी भी लक्षण यदि मिले तो उसको आप दूरी बना के रखें। ऐसे इससे भी कई बार नहीं रुकता है। एक वैक्सीन आता है इसका इम्यूनोग्लोबुलिन, लेकिन काफ़ी महंगा है और जब तक पता चलता है कि इस बच्चे को था उस बच्चे में, लेकिन तब तक हो जाता है। तो इसीलिए बचना बहुत उपाय नहीं, काफ़ी हाईली इन्फेक्शस है, लेकिन दूरी बना के रखें। और हाँ, स्कूल के टीचर्स को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चे जिसको भी रैश वगैरह आए दिखे, उनको अभी पूछा जाए कि क्या ऐसा है, तो उनको स्कूल नहीं बुलाएं, उनको जब तक ठीक नहीं हो जाए उनको रोकने की जरूरत है। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का समापन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम भागलपुर के कृषि विभाग परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने गाँव से ग्लोबल तक विषय पर अपनी वार्ता रखी। 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए फल, फूल व सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं जैविक खेती कैसे की जाए उस पर भी कई मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई थी। कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों में खेती के प्रति लग बढ़े और जैविक खेती किस तरह से की जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़े, इसकी जानकारी देना था। कार्यक्रम के तीसरे दिन जिलाधिकारी द्वारा समापन के समय किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहा, भागलपुर कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम के नाम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावे विदेशों में भी लोग लेते हैं। अब भागलपुर में तैयार किए गए शहद को भी विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद की पैकिंग में टैग लगाकर भेज पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया आयोजन जो है वो हुआ है और इसमें जो किसान जो अपना उत्पादन जो भी करते हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी भी लगी है और कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भागलपुर ज़िले में चाहे वो जैविक खेती हो या यहाँ जो 2 GI टैग प्रोडक्ट है आपका जर्दालू आम या कतरनी चावल चूड़ा, तो उसको लेकर के काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। और अब एपिडा से कई सारे किसानों का FPOs का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो हनी है बीहपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मधुमक्खी पालन और मधु का उत्पादन होता है। वहाँ हम लोगों ने नवप्रवर्तन योजना से प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है, तो एपिडा में जो हनी प्रोडक्शन यूनिट है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बहुत खुशी की बात है कि किसान जो है अपना माल न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर अन्य देशों में भी आसानी से निर्यातक की भूमिका में आकर के बेच सकेंगे, जिससे कि काफ़ी उनको अच्छी आमदनी भी होगी। और जहाँ तक जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बकरी पालन हो, दूध उत्पादन हो, उस पर भी काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। तो मैं कृषि विभाग को
और सारे पदाधिकारी, साइंटिस्ट, जो कर्मी हैं, किसान, सबको बधाई देता हूँ। रामनवमी व रमजान को लेकर भागलपुर पुलिस काफी सख्त है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के मुख्य चौक, चौराहे व संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर सभी जुलूसों में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अश्लील, जाति विशेष या धर्म विशेष गाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर कहीं पर इस तरह की सूचना मिली तो इसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि कोई भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसे लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस रूट से शोभा यात्रा गुजरेगी उसे भी आवेदन में दर्शाना होगा ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए जा सके। एसएसपी ने कहा कि रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग बाजारों में खरीदारी करने को आते हैं। शाम के समय में भीड़ अधिक रहती है, वहां पर विशेष बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं शहर में बाइक सवार फोर्स भी गश्ती करते रहेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। जुलूस निकालने के बाद शहर में पूरी तरह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है। जुलूस वाले रूट में गाड़ी की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी ताकि बिना जाम के फंसे लोग निकल पाए। रामनवमी में जुलूस को लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। नाथनगर थाना क्षेत्र में दंगा भड़काने के मामले में केस भी दर्ज किया गया था। धर्म विशेष गाना बजाने को लेकर दंगा जैसी स्थिति बनी थी। इस बार प्रशासन इन सभी चीजों पर विशेष रूप से नजर बनाए रखेगा ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। अब आगामी कुछ दिनों में रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है और चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट होगी, तो उसमें सभी थानों के द्वारा चैत्र नवरात्रि में जहाँ जहाँ पंडाल लगाए जा रहे हैं वहाँ पर लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। इसके साथ बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और रमज़ान के महीने में खासकर शाम को थोड़ा सा जो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले हैं वहाँ पे आवाजाही बढ़ती है, लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो उस संदर्भ में हमारी जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है वो स्पेशली वहाँ पर गश्ती करेगी। रामनवमी के जुलूस का जहाँ तक बात है तो हम लोग जो भी समिति है इसमें जो इस जुलूस को निकालती है और जिस रूट से वो लोग जाएंगे उस रूट का सत्यापन कर रहे हैं और उस रूट पे प्रॉपर बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी और प्रत्येक जुलूस का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बिना लाइसेंस के अगर कोई जुलूस निकलेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है, अश्लील गाना क्या गाना गाता है इस पर, ये तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपको बता दिया था। इसमें हमने सभी थानाध्यक्षों को पत्र भी निर्गत किया है कि ऐसे कोई दृष्टांत अगर सामने आते हैं तो सुसंगत धाराओं में एफआईआर करके उनको कार्रवाई की जाए। कहलगांव के रसलपुर एक चारी में श्री 108 शिव शक्ति महायज्ञ एवं भव्य शिव पुराण कथा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 4000 महिलाओं और कुमारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। कलश शोभा यात्रा में बंगाल की ढाक टीम ने 4 चांद लगा दिया। कलश शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों की भीड़ सड़क किनारे मौजूद रही। शोभा यात्रा रसलपुर दुर्गा स्थान से शुरू होकर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पकड़तल्ला गंगा घाट से जल भरकर वापस यज्ञ स्थल रसलपुर पहुंची। कलश शोभा यात्रा करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें घोड़े, ध्वज, निशान और 5 डीजे श्रद्धालुओं को उत्साहित कर रहे थे। डीजे की धुन पर भक्ति गानों में कलश शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु झूम रहे थे। महिलाओं और कन्याओं के माथे पर कलश तो पुरुष के हाथों में गेरुआ ध्वज और मुंह पर जय श्री राम के नारे थे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों द्वारा शरबत व पानी पिलाया जा रहा था। 9 दिनों तक चलने वाले शिव शक्ति महायज्ञ 31 मार्च को समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। चैत्र नवरात्रि वसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। यह 9 दिनों का त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है।
यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस त्योहार के दौरान भक्त उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। इसको लेकर भागलपुर के सबौर रानी तालाब स्थित शक्तिपीठ जय महारानी मंदिर प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर गंगा का जल भरा और मंदिर पहुंची। गौरतलब है कि सबौर के रानी तालाब स्थित शक्तिपीठ जय महारानी मंदिर अपने आप में काफी शक्तिशाली है। लोगों का मानना है यहाँ कोई भी मुराद अगर मांगी जाती है तो वो पूरी होती है। एक तरफ जहां हिंदुओं का पवित्र पर्व चैती दुर्गा प्रारंभ हो चुका है, जबकि रामनवमी आने वाली है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों का पाक महीना रमजान प्रारंभ होने वाला है। इस बाबत बबरगंज थाना क्षेत्र में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और हिंदू व मुस्लिम पर्व को लेकर एकता का मिसाल कायम करते हुए दोनों पर्व को शांति व सौहार्द भाईचारा के साथ मनाने की अपील की गई। सिटी डीएसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जो भी इस त्योहार में खलल डालने की कोशिश करेंगे वो नपेंगे, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नाथनगर स्थित चर्च मैदान में बीपीएस मेमोरियल के बैनर तले आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह टूर्नामेंट 26 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 21 फरवरी को खेला गया। फाइनल मैच भारतीय पब्लिक स्कूल और मायागंज के बीच खेला गया। भारतीय पब्लिक स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। वहीं जवाब में मायागंज टीम मैदान में उतरी, लेकिन शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में 3 विकेट गिर चुके थे। मायागंज की टीम की ओर से अमित ने सर्वाधिक 49 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए और 169 रन पर ऑल आउट हो गए। इस प्रकार भारतीय पब्लिक स्कूल ने बीपीएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम और उप विजेता टीम को समाजसेवी विजय यादव ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जो कि भागलपुर की दोनों टीम है, एक महागंज की टीम है और एक भागलपुर की टीम है। दोनों टीम मिलके जो है आज फाइनल मैच खेल रहा है और ये 14-14 ओवर का मैच है और शाम में तक ये मैच समापन हो जाएगा। और ये चमचमाती ट्रॉफी पे किनका अधिकार होता है ये तो शाम में पता चलेगा। खेल रहे हैं अभी प्लेयर अच्छे, मतलब अच्छा मैच होने की संभावना है। थोड़ा बादल है आसमान में, लेकिन मैच बहुत अच्छी हो रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।